वेलकम टू एम कैंडल दोस्तों, चैनल में आपका स्वागत है। उम्मीद करता हूँ बढ़िया पैसे बनाया होगा। हालांकि पिछला हफ्ता बहुत ही खतरनाक था, बहुत अच्छे से रिटेल को लूटा गया, ट्रैप किया गया पूरा हफ्ता। उम्मीद करता हूँ आप जरूर बचे रहे होंगे, और अगर कोई ज़रूरत हो आपको लाइव मार्केट में सपोर्ट की और बचना चाहते हो ट्रैपिंग से, तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। हमारा लाइव सपोर्ट, डायरेक्शन, लेवल्स सब बताता हूँ वहाँ पे। डू ज्वाइन इन ओवर देयर, लिंक डिस्क्रिप्शन में। उसके अलावा अपना डेटा कुछ इस तरह से बना हुआ है मार्केट की, अगर हम बात करें तो, कि कुछ फैक्टर्स ऐसे हैं जो कि बहुत स्ट्रांगली ये कह रहे हैं कि मार्केट ऊपर जाएगी, और कुछ इस तरह के हैं जो कह रहे हैं कि बहुत स्ट्रांगली कि नीचे ही जाएगी, कोई ऊपर नहीं ले जा सकता। और इस तरह से कंक्लूजन की अगर हम बात करें तो मार्केट एक रेंज में है अभी भी, और आगे भी ऐसे ही चलती हुई नजर आती है। ये वाला हफ्ता भी मुझे लग रहा है कि बजट के इंतजार में साइडवेज ही रहेगा। फर्दर जो डेटा है आइए उसे देख लेते हैं, हम समझने की कोशिश करते हैं। बिफोर वी स्टार्ट आई रिक्वेस्ट टू गो थ्रू द डिस्क्लेमर। जरूरत हो तो वीडियो को पॉज कर कर पढ़ें। देखिए, अभी जो फ्राइडे की बात करेंगे तो फ्राइडे को फिर से एच डी एफ सी ट्विंस जो हैं, एच डी एफ सी बैंक और एच डी एफ सी, इन दोनों ने मार्केट को संभाल रखा था। इसकी वजह से थोड़ी सी गिरावट को कंट्रोल कर पाए। इसके अलावा आई सी आई सी आई बैंक, आई टी सी और एस बी आई बैंक भी बढ़ने वाले शेयर थे जिन्होंने मार्केट को सपोर्ट किया। हालांकि आईसीआईसीआई बैंक काफ़ी कमज़ोर बना हुआ है, और एसबीआई में भी वीकनेस है। मैंने पहले भी बताया था आपको, ब्रेकआउट दे रखा है, ये नीचे की तरफ जाते हुए नजर आ रहे हैं, इन पर नजर रख सकते हैं। हालांकि एच डी एफ सी बैंक और एच डी एफ सी, ये दो फैक्टर हो सकते हैं अगले हफ्ते भी मार्केट को संभालने की कोशिश करें। हालांकि काफ़ी अच्छी सी बढ़त दे चुके हैं, 3.5% से ज़्यादा की बढ़त शायद एच डी एफ सी बैंक में आ चुकी है। क्या ये इससे ऊपर बढ़ेगा, कहना मुश्किल है। फर्दर उसके अलावा रिलायंस एक अच्छा शेयर हो सकता है अगले हफ्ते। रिजल्ट्स आ गए हैं, 28% ज़्यादा का उनका प्रॉफिट इंक्रीज है, जो कि एक अच्छी बात हो सकती है। हालांकि ये एक्सपेक्टेशन से बहुत ऊपर नहीं है, इसलिए ये नेगेटिव भी जा सकता है। मार्केट इसे किस तरह से लेती है ये देखने की बात होगी अगले हफ्ते। ये डिसाइडिंग फैक्टर होगा। अगर एच डी एफ सी बैंक और एच डी एफ सी ट्विंस सपोर्ट करना बंद करते हैं और रिलायंस नीचे जाना शुरू करता है, तो मार्केट एक अच्छे फॉल की तरफ जा सकती है। हालांकि ऐसा होता हुआ अभी फिलहाल नजर नहीं आ रहा। ऑप्शन चेन का डेटा कुछ इस तरह का बना हुआ है जिसमें ये कह रहा है कि वो नीचे जाना चाहता है, लेकिन टेक्निकल्स में हम काफ़ी अच्छे सपोर्ट्स पे बैठे हुए हैं, और रिलायंस के अंदर पहले ही काफ़ी अच्छी गिरावट आ चुकी है, तो इसके और नीचे गिरने के कारण होने नहीं चाहिए। हालांकि रिजल्ट का इम्पैक्ट क्या रहेगा वो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होगा, मंडे को आप देख भी सकते हैं इसको। इसके अलावा बजाज फाइनेंस, हिंदुस्तान यूनिलीवर, इन्फोसिस, नेस्ले भी फ्राइडे को गिरने वाले शेयरों में था। इन पे आप नज़र रख सकते हैं। इन्फोसिस एक शेयर जो नीचे आ रहा है, जो आईटी सेक्टर का है, मैंने बता रखा था आपको, डॉलर के नीचे आने से आईटी सेक्टर को बहुत अच्छा फायदा हो रहा है, तो इसके अंदर काफ़ी अच्छी बढ़त आ गई थी, जिसकी वजह से शायद ये कूल ऑफ होता नजर आ रहा है। बहुत बड़ी गिरावट नहीं थी, बट इस पे आप नज़र रख सकते हैं, क्योंकि डॉलर अब ऐसी जगह पे पहुंच गया जहाँ से बहुत ज़्यादा नीचे जाता नजर नहीं आ रहा, तो और आगे सपोर्ट आईटी सेक्टर को नहीं मिल पाएगी। वहीं अगर बात करें बैंक निफ्टी की, तो बैंक निफ्टी के अंदर अगर हम बात करें, एच डी एफ सी, आई सी आई सी बैंक, एस बी आई, बैंक ऑफ बड़ौदा और एक्सिस बैंक बढ़ने वाले शेयर थे फ्राइडे को, और इन्होंने अच्छे से सपोर्ट करा। हालांकि मैंने जैसा बताया, आई सी आई सी बैंक और एस बी आई बैंक अभी भी कमज़ोर हैं। हालांकि अगर बढ़ने वाले शेयरों की बात छोड़कर स्ट्रॉन्ग शेयरों की बात करें, तो कोटक महिंद्रा बैंक है, इसका भी इस वीकेंड पे रिजल्ट आता नजर आ रहा है। इस पे नज़र बनाए रखिएगा, इसमें भी एक अच्छा मूव आता हुआ नजर आ सकता है। आराम से 100 से 150 पॉइंट तक का मूव आराम से बैंक कोटक महिंद्रा में दिख सकता है रिजल्ट्स की वजह से। हालांकि ये फ्राइडे को गिरने वाले शेयरों में था। फिर उसके अलावा फेडरल बैंक, ए स्मॉल फाइनेंस बैंक, पंजाब नेशनल बैंक और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक भी गिरते हुए नजर आए। अब अगर बात करें इससे आगे की, तो एफ का डेटा अगर हम देखें, तो एफ ने 2002 करोड़ से ज़्यादा की सेलिंग करी है फ्राइडे को। ये काफ़ी बढ़ गया है। अगर बात करूँ इससे पहले थर्सडे की, तो उन्होंने 399 करोड़ का बाय करा था। इकलौता एक दिन था, हालांकि बहुत कम क्वांटिटी थी, बट सेलिंग से बाइंग में आते नजर आए थे। बट उस सब को कॉन्ट्रा करते हुए इन्होंने फ्राइडे को 2000 करोड़ से ज़्यादा का माल बेच डाला। वहीं अगर डी की बात करूँ, ये क्योंकि एफ बाय कर रहे थे, तो 128 करोड़ की सेलिंग करी थी थर्सडे को इन्होंने। अदरवाइज पूरा महीना ये बाइंग में थे। इन्होंने फ्राइडे को मार्केट को बचाते हुए या एफ की सेलिंग को देखते हुए 1509 करोड़ से ज़्यादा की बाइंग कर डाली, और इस तरह से मार्केट ज़्यादा गिरने से बच गई। हाउएवर आपको ये भी बता दूं कि ये जो डेटा का कॉन्फ़िगरेशन है, ये वो होता है जिसका मतलब ये है कि माल रिटेल को चिपकाया जा रहा है, आपको और मुझको बांटा जा रहा है, और अभी फ़िलहाल मार्केट ऊपर जाती हुई नज़र नहीं आ रही है। साइडवेज या नीचे की तरफ का ज़्यादा मूव है। क्यों? क्योंकि ये 500 करोड़ का जो गैप है, वो कहाँ से आया, किसने खरीदा? वो रिटेल ने खरीदा। अदरवाइज पहले जो सीन चल रहा था, उसमें ये सीन चल रहा था कि एफ अगर 2000 करोड़ का खरीदते बेचते थे, तो डी उसमें 1900 या 2300 2200 करोड़ का कमाल खरीद लेते थे। बट ये जो डेफिसिट आ रहा है, जब बढ़ानी होती है मार्केट, तब ऐसा ही होता है। नज़र रखिएगा, आगे भी काम आएगा आपके। फर्दर अगर मंथ की बात करूँ, तो मंथ का डेटा अभी कुछ इसी तरह से बना हुआ है कि फिर भी सेल भारी दिख रहा है।
एफआईआईज ने 19,880 करोड़ से ज़्यादा का माल जनवरी के महीने में अभी तक बेच दिया है और इसको बचाते हुए डीआईएज ने 16,182 करोड़ से ज़्यादा का माल खरीद लिया और इस तरह मार्केट को संभाला हुआ है। और क्या ये आगे भी संभाल पाएंगे पता नहीं, बट मार्केट अभी फिलहाल इंतजार करती हुई नजर आ रही है किसी ट्रिगर का, जो कि शायद बजट हो सकता है, लेकिन वो अगले हफ्ते है। तो इस समय मार्केट फिर से साइडवेज जा सकती है, फिर से यही संकेत नजर आ रहे हैं। हालांकि अगर हम ईयरली डेटा की बात करें तो पिछले 2 साल में 2021 और 22 में एफआईआईज अभी इतना माल बेच चुके हैं जो कि 15 साल से ज़्यादा लगे थे इंडिया में आने में। दैट इज़ 3,71,159 करोड़ से ज़्यादा का माल बेच चुके हैं, 3,71,000 करोड़ से ज़्यादा का माल। वहीं डीआईएस ने बहुत स्ट्रांगली सपोर्ट करा और इसलिए मार्केट अभी तक 18,000 पे खेल रही है, क्योंकि डीआईएस ने भी पिछले 2 साल में 3,71,273 करोड़ से ज़्यादा का माल खरीद लिया। इस तरह से मार्केट बची हुई है। हाउएवर आपको ये बता दूं कि ये पहली बार ऐसा हो रहा है, और अगर इसमें से भी 3,71,000 करोड़ में से बात करूं तो मोर देन 2,70,000 करोड़ का माल तो खरीदा बेचा गया है पिछले ही साल में, एक साल में, यानी कि मोटा वाला कंट्रीब्यूशन आउट ऑफ दिस पिछले साल 2022 में आया। और अगर आपको बताऊं कि ये इतना पैसा आने में मार्केट में, इंडियन मार्केट में 12 साल से 15 साल का समय लगा था। अगर आप सिर्फ 2070 करोड़ की बात करें तो ये 10 साल से ज़्यादा का समय लगा था, वो 10 से 11 साल का। लेकिन अगर 3,71,000 की बात करूं तो इतना पैसा आने में 15 साल से ज़्यादा लगे थे इंडिया में, जो कि अब निकल चुका है एफ के द्वारा। फर्दर अगर हम बात करें तो देखिए निफ्टी जो है फ्राइडे को क्लोज हुआ 18,107 पे विद लॉस ऑफ 57 पॉइंट्स, दैट इज 0.32% का डिप। और अगर बात करूं गेम की तो गेम 129 पॉइंट का था कंपैरेटिवली, अगर लो और हाई के बीच का गैप देखें या कंपेयर करें तो। वहीं बैंक निफ्टी की अगर हम बात करें तो 42,328 पे क्लोज हुआ है, जिसका मतलब ये है कि 129 पॉइंट्स का डिप है और 0.32% का इसमें भी फॉल दिखा है। यानी कि गेम जो हुआ था हालांकि ठीक ठाक था, इसके बीच में भी लो की अगर हम बात करें तो 42,234 का लो मारा है, हाई की अगर हम बात करें तो 42,506 का मारा है। लेकिन साइज फिर से छोटा होता जा रहा है, इसको रेंज का नैरो होना कहते हैं, और ये एक सीरियस संकेत होता है कि अब एक ब्लास्ट या बड़ी वाला मूव आने वाला है। हालांकि अभी मुझे लग रहा है कि अगला हफ्ता, यानी कि जो अभी हफ्ता शुरू हो रहा है, ये भी कुछ इसी तरह से रहेगा और छोटी रेंज हो जाएगी और उसके बाद बजट के टाइम पे कुछ बड़ा ब्लास्ट होगा। इसके अलावा अगर हम बात करें सेंसेक्स की तो देखिए अभी फिलहाल 20 तारीख की बात करें जनवरी फ्राइडे की अगर हम, तो 752 शेयर, दैट इज 752 शेयर गिर बढ़ रहे थे, और उसके अगेंस्ट में गिरने वाले शेयरों की गिनती बढ़कर 1262 हो गई। और ये वन ऑफ द लोएस्ट काउंट भी कह सकते हैं हम। इससे पहले अगर लोएस्ट की बात करें रिसेंट में तो हम 16 जनवरी को 784 शेयर बढ़ने वाले थे, और अगर इससे पहले की बात करूँ इससे भी कम तो 685 शेयर्स 9 तारीख को या 10 तारीख को थे। उसके अलावा बाकी टाइम पे हम जनवरी के महीने में लगभग लगातार 1,000, 800 से 1,000 के बीच में बढ़ते हुए शेयरों को देख रहे थे। हालांकि गिरने वाले शेयरों की गिनती लगातार जो है, अगर एवरेज में बात करूं तो ऊपर की तरफ है। ये एक और संकेत है कि मार्केट नीचे की तरफ जाना चाहती है। दैट्स हाउ इट इज, प्रॉफिट बुकिंग होनी शुरू हो चुकी है। हाउएवर अगर हम डेटा को देखें तो अभी 52 वीक बनाने वाले शेयर अभी भी जिंदा हैं। फ्राइडे को फिर से 6 शेयरों ने 50 वीक हाई बनाया, जिसमें से कि इंजीनियर्स इंडिया, स्वान एनर्जी, लार्सन, एपीएल अपोलो, स्टेनलेस स्टील और 361 डब्ल्यूएम वो शेयर थे जिन्होंने 52 वीक हाई बनाया। और इनमें से अगर मैं बात करूं तो मुझे हालांकि अभी भी अच्छे दिख रहे हैं। स्वान एनर्जी एक अच्छा शेयर हो सकता है, या इंजीनियर्स इंडिया पे भी आप नज़र आ सकते हैं। स्वान एनर्जी तो मुझे वैसे ही बहुत अच्छा मजबूत नज़र आ रहा है, और मेरे अगर एनालिसिस की बात करूं तो मुझे लग रहा है एनर्जी सेक्टर शायद एक बड़ी तेजी पकड़ सकता है। फर्दर इसके अलावा अगर फ्राइडे की बात करूं या हम बात करें वीकली शेयरों की बात करते हैं कि पिछले हफ्ते की, अगर इंस्टेड ऑफ फ्राइडे, तो जस्ट डायल ने 12% से ज़्यादा का गेन पाया इन लास्ट वीक। और अगर हम बात करें इसके अलावा तो स्वान एनर्जी ने भी 11% के करीब, दैट इज 10.96% का गेन फॉर ऑन वीकली बेसिस पाया। और उसके अलावा रतन इंडिया 10% और मैक्रोटेक भी 10% से ज़्यादा बढ़ने वाले शेयरों में थे वीकली बेसिस पे। वहीं अगर लूजर्स की बात करें तो लूजर्स के अंदर में हमारे अगर बात करूं तो टॉप लूजिंग सेक्टर नायका था। नायका ने इस समय 13.82% ऑन वीकली बेसिस लूज करा है। और उसके अलावा रेलेस इंडिया ने भी 12.52%, और उसके अलावा जीएसएफसी, एवेन्यू सुपर, ये सारे गिरने वाले शेयर थे जो 9% से ज़्यादा टूटे हैं। वहीं अगर मैं बात करूं ग्लोबल संकेतों की तो देखिए गोल्ड जो है इस समय ऊपर की तरफ में है, और ऊपर में अगर हम बात करें तो 0.23% बढ़कर 56,674 पे ट्रेड कर रहा है। और अगर इसकी बात करें तो ये एक ऐसे लेवल पे आ चुका है जहाँ से ये इसको डिसाइड करना है कि अभी ये रिवर्सल लेगा या कि ऊपर जाएगा। और अगर ये ऊपर जाना तय करता है तो ये एक नेगेटिव साइन फिर से मार्केट के लिए हो सकता है, क्योंकि जब गोल्ड में और सिल्वर में तेजी आती है तो इक्विटी आमतौर पर
इक्विटी मार्केट में मंदी आती है। ये एक ऐसे लेवल पे आ गया है जिसका काफ़ी अच्छा बड़ा वाला रेजिस्टेंस हाइक है, जिसके ऊपर ट्रेड कर रहा है ये 600 के ऊपर, तब तक ये खतरनाक भी हो सकता है, हालांकि बहुत बड़ा खतरा अभी भी नहीं है फिलहाल। और फर्दर सिल्वर की बात करें तो ये तो पहले ही ब्रेकआउट दे चुका है, 70,000 को टेस्ट कर चुका है, तो ये इसको तो शॉर्ट करते हुए सावधान रहिएगा। मैंने पहले भी कई वीडियोस में बताया, अभी फिर बता रहा हूँ। ये ऊपर की तरफ जाते हुए 72,000, और अगर 72,000 के ऊपर क्लोजिंग देनी शुरू करी तो 78,000 तक को टेस्ट कर सकता है। बी वेरी कॉशियस वाइल शॉर्टिंग दिस पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। फर्दर इस अभी फिलहाल जो चल रहा है वो 0.34% का गेन लेकर फ्राइडे को 68,594 पे ट्रेड कर रहा है। क्रूड की बात करें, इसने भी ब्रेकआउट दे दिया है ऊपर की तरफ जाते हुए 6,000। मैंने जो, अगर आप पिछले हफ्ते का वीडियो देखा हो तो 6,580 के आसपास का एरिया था इसका, जिसको इसे ब्रेक करता हुआ नहीं देख रहे थे हम, लेकिन ये अब 617, दैट इज 6,617 पे ट्रेड कर रहा है, जिसका मतलब फ्राइडे को 0.59% के गेन के साथ ही ब्रेकआउट सब देता हुआ नजर आ रहा है। दूसरी क्लोजिंग है, जिसका मतलब ये होता है कि और ऊपर जाता हुआ नजर आ सकता है। हालांकि टेक्निकली अगर देखा जाए या इकोनॉमिकली इसका इम्पैक्ट देखा जाए तो हमारी इकोनॉमी पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट ये नहीं देता है, क्योंकि ये इससे कमज़ोरी सी बनाई हुई है इसने, और ये ऐसा कोई भी फैक्टर नहीं है जिसकी वजह से हमारी इकोनॉमी को हिट दे दे, क्योंकि हमारे यहाँ जो प्राइजेज़ हैं वो 8,400 रुपये से भी ऊपर की प्राइस के लिए प्राइस्ड इन है, और यहाँ तक भी अगर पहुँच जाए क्रूड तो भी हमारे लिए, इकोनॉमी के लिए हिट नहीं हो सकता, देश के लिए हिट नहीं हो सकता। फर्दर अगर बात करें इसके अलावा, तो सिंगापुर निफ्टी की बात करते हैं, जहाँ से हमारे को एफआईएस के इंटेंशंस क्लियर दिखते हैं, तो वो अभी फिलहाल बढ़ा हुआ है, जो कि एक पॉजिटिव साइन है। 83 पॉइंट्स बढ़कर फिलहाल 18,127 पे ट्रेड कर रहा है। हाउएवर मुझे इसकी उम्मीद है कि मंडे तक ये सुबह फिजल आउट हो जाएगा। मंडे सुबह 6 बजे मार्केट खुल जाती है वहाँ पे जल्दी, और वहाँ पर खुलने के बाद शायद ये फिजल आउट भी हो जाए, इस पर नज़र रखिएगा। ये एक अच्छा इंडिकेशन हो सकता है। फर्दर जो हमारे लिए खतरा या हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो है यूएस डॉलर, रुपये की वैल्यू अगेंस्ट द डॉलर। वो अभी फिलहाल 81 बहुत ही अच्छे से कूल ऑफ होकर 81.2050 पे ट्रेड कर रहा है। और अगर ये बढ़ना शुरू होता है, जिसका कि बहुत अच्छी प्रोबेबिलिटी है, 83 के ऊपर चल रहा था, वहाँ से काफ़ी अच्छे से कूल ऑफ होकर अभी 81 तक आ गया है। लेकिन यहाँ से नीचे ये जाएगा कहना मुश्किल है, क्योंकि अगर इसने इसको तोड़ा तो फिर ये 78 तक भी जा सकता है, और अगर ऐसा हुआ तो फिर निफ्टी 20,000 19,000 कहाँ तक जाएगा वो देखने की बात होगी। लेकिन फिलहाल अभी ये ऐसी जगह पे है जो बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, इसको यहाँ से नीचे जाता हुआ अभी फिलहाल नहीं देख रहे। काफ़ी बड़ी गिरावट आ चुकी है इसमें पहले ही, तो ये अब यहाँ से एक रिवर्सल रिट्रेसमेंट ले सकता है। अगर इसको नीचे भी जाना है तो उससे पहले ही थोड़ा सा ऊपर जाने की कोशिश कर सकता है, नज़र बनाए रखिएगा। फर्दर अगर हम बात करें सेक्टर्स की, तो देखिए फ्राइडे की अगर हम बात करें तो बैंक्स और फाइनेंशियल सर्विसेज थे सिर्फ दो सेक्टर जिनमें की थोड़ी बढ़त आ रही थी, और ये खतरनाक गेम है। ये ट्यूसडे को जो फाइनेंशियल सर्विसेज निफ्टी की जो एक्सपायरी है उसके लिए गेम तैयार होता हुआ नजर आ रहा है, इसलिए मंडे मुझे फिर से साइडवेज नजर आ रहा है। जो असली ब्लास्ट होना है, असली खेल होना है, वो ट्यूसडे को नजर आएगा, कुछ इस तरह से समझ में आ रहा है। क्योंकि इसके अलावा बाकी सारे सेक्टर्स थे जो वो गिर रहे थे। हालांकि गिरने वाले टॉप सेक्टर जो थे फ्राइडे को, वो मीडिया, जो कि 1% से भी ज़्यादा, 1.36% से ज़्यादा की गिरावट आई, और उससे पहले भी 1% गिर चुका है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो एफएमसीजी, मेटल भी टॉप सेक्टर्स थे जो कि गिर रहे थे। हालांकि इनमें कोई कारण नहीं है गिरावट का। एफएमसीजी तो कभी भी किसी भी समय पे गिरावट का कोई कारण नहीं होता, लेकिन एचयूएल के बेकार रिजल्ट्स की वजह से जो गिरावट आई उसकी वजह से शायद एफएमसीजी हो सकता है। इसके अलावा मेटल्स भी एक अच्छा सेक्टर है। मैं बता रहा हूँ आपको कि अगर बढ़त आएगी तो इसके अंदर तेज़ी से आएगी, और कई बार ये बढ़त दिखा भी चुका है। ये जब गिरता है तो कम गिरता है, और बढ़ता है तो तेज़ी से बढ़ता है। अब इसके अलावा अगर बात करें रेंज की, तो बैंक निफ्टी के अंदर में अगर हम बात करें तो इस समय पे देखिए क्रिटिकल रेंज जो है वो 42,190 की है नीचे की तरफ में। जब तक ये इसको नहीं तोड़ता मंडे के लिए, तब तक आप सेफ हैं, ऊपर जाने की ये कोशिश कर सकता है। और अगर ऊपर की बात करूँ तो 42,400 एक रेजिस्टेंस है, जिसको ये पार करेगा तभी इसके अंदर बाय का सोचिएगा, अदरवाइज ये नीचे की तरफ आ रहा है। अभी हम फिलहाल 42,328 में, जो कि बहुत नज़दीक है। हालांकि अगर हम वीकली रेंज की बात करें तो मुझे ये नीचे की तरफ में 41,000 पे सपोर्ट लेता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि ऊपर में 43,800 से पार अगले हफ्ते भी ये जाता हुआ नहीं नजर आ रहा। वहीं अगर हम निफ्टी की बात करें तो नीचे में अगर हम बात करें तो 18,050 जो है वो एक अच्छी सपोर्ट हो सकती है, और ऊपर में बात करें तो 250 तक निफ्टी जाने की कोशिश कर सकता है। ये मंडे की बात कर रहा हूँ। लेकिन अगर वीकली रेंज की बात करें तो मैं इसके अंदर रेंज देने से ज़्यादा आपको क्रिटिकल इंपॉर्टेंट लेवल बताना चाहूँगा, दैट इज 17,970। जब तक इसको नहीं तोड़ता है तब तक ये ऊपर की तरफ की रेंज में 18,350 तक जाने की कोशिश कर सकता है, और उसके ऊपर गया तो काफ़ी अच्छे से बढ़ सकता है। लेकिन फिलहाल 17,970 पे नज़र रखिएगा, ये नहीं टूटना चाहिए। ये टूटा तो ये बहुत अच्छे से नीचे की तरफ जाएगा, और फिर 17,250 तक जा सकता है। 17,250 तक के गेट खुल जाएंगे। बी वेरी केयरफुल एंड कॉशियस।
फर्दर मुझे एक शेयर दिख रहा है सुज़लॉन एनर्जी, इसके अंदर मुझे लग रहा है कि कोई बड़ा गेम तैयार हो रहा है। इसके अंदर अगर आप ₹8.50 का स्टॉप लॉस लेकर बाय करना चाहें तो एज़ पर योर अंडरस्टैंडिंग या समझदारी आप कोशिश कर सकते हैं, देख सकते हैं। मुझे लग रहा है कि इसमें कुछ बहुत बड़ा होने वाला है और एनर्जी सेक्टर वैसे भी एक बहुत अच्छी ताकत दिखाता नज़र आ रहा है और ये सुज़लॉन वो है जो कि अच्छी कंपनी लेकिन बहुत समय से डूबी पड़ी कंपनी है। तो ये जितना सस्ते में शेयर है, थोड़ा बहुत पैसा लगाकर आप इसमें रिस्क ले सकते हैं। ये काफ़ी अच्छे से बढ़ता हुआ नज़र आ सकता है। फर्दर लाइव मार्केट में सपोर्ट चाहिए हो तो डोंट फॉरगेट टू जॉइन इन पीसफुल अर्निंग्स का चैनल, हमारा लिंक डिस्क्रिप्शन में। इसके अलावा अभी मैंने वीकेंड पे ये एक बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी डाली है बॉलिंजर बैंड के अंदर और मैं बोल रहा हूँ उसके अंदर इतनी सॉलिड एक्यूरेसी है कि अगर आप हैरान हो जाएंगे उसको देखकर। अगर कभी भी आपके हाथ लग जाए तो अगर एक लॉट ऑप्शन का भी लिया तो 10 से 20-25 हज़ार बनने में एक लॉट में भी कोई मुश्किल नहीं होगी। उसका लिंक्स भी मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं, ज़रूरत हो तो वहाँ पर जाकर आप देख सकते हैं। फर्दर आइए चलते हैं अपना चार्ट को देख लेते हैं कि स्टोरी क्या है। अगर आपको समझना है कि कहाँ पे कहाँ एंट्री और एग्जिट। बिफोर दैट आई रिक्वेस्ट टू गो टू द डिस्क्लेमर एज पर सेबी नॉर्म। ज़रूरत हो तो वीडियो को पॉज करके पढ़ें। देखिए अभी फिर से आगे हम वीकली चार्ट पे हैं। इस समय निफ्टी के अगर देखें तो ये 20 वीएमए लाइन है। डब्ल्यूएमए मतलब ठीक है, मूविंग एवरेज 20 की वीकली बेसिस पे ये इसके ऊपर ट्रेड कर रहा है और इस पे सपोर्ट ले रहा है लगातार, इसको ब्रेक नहीं कर रहा है। हाउएवर अगर इसको डेली पे देखेंगे तो ये बार बार नीचे जाकर ऊपर आ रहा है। अभी देखिए अगर आप, तो ये है इसकी ये लाइन जहाँ से ये ऊपर चला गया था 2 दिन पहले, लेकिन अब ये फिर से इसके नीचे आ गया है। इसने कल की क्लोजिंग इसके नीचे दे दी है और ये वीकनेस का साइन होता है। अगर निफ्टी को भी बढ़ना है तो इसके ऊपर ट्रेड करना होगा और ये इसको फिर से फेल करता नज़र आ रहा है और अगर ये हो जाएगा तो फिर अब हम नया लो बनाने की तैयारी कर सकते हैं, यानी कि हम नीचे की तरफ जा रहे हैं। ये हो गया फिर से मिला जुला संकेत, इसलिए मैं बोल रहा हूँ फिर से हम साइडवेज होते नज़र आ रहे हैं क्योंकि ब्रेकडाउन और ब्रेकआउट दोनों की तरफ से कहानी स्टोरी ठीक नहीं है। फर्दर बैंक निफ्टी की अगर हम बात करें तो देखिए डेली बेसिस पे ये भी 20 वीएमए के नीचे ही काम कर रहा है, तो इसका ऊपर जाने का भी कोई सीन बना ही नहीं। इसने भी इसको कभी क्रॉस ही नहीं करा है। पिछले कई दिनों से लगातार हम इसके नीचे हैं, तो ये भी वीकनेस का साइन है। हालाँकि यहीं पे है जो ताकत दिख रही है वो एचडीएफसी बैंक की वजह से दिख रही है। अगर एचडीएफसी बैंक पिछले हफ्ते 3% से ज़्यादा ना बढ़ा होता, तो इस समय पे हम बहुत बड़ी गिरावट बैंक निफ्टी में देख चुके होते। 1000-1200 पॉइंट कम से कम एचडीएफसी ने अकेले संभाल कर दिए हैं बैंक निफ्टी की वैल्यूएशन में, इसलिए उस पर नज़र बनाए रखिएगा। वो कितना बढ़ सकता है ये एक चैलेंज की बात है, कितना कब तक मार्केट को सँभालेगा। हालाँकि कोटक महिंद्रा का रिज़ल्ट आता है तो कोटक महिंद्रा भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट बैंक है, अच्छा कंट्रीब्यूशन है उसका बैंक निफ्टी की वैल्यूएशन में। अगर वो टेक ओवर करता है तो फिर शायद एक अच्छी सपोर्ट मिल सकती है और बैंक निफ्टी वापस ऊपर जाने की कोशिश कर सकता है, इसलिए उस पे भी नज़र बनाए रखिएगा। आइए अब लेवल्स की बात कर लेते हैं। गेम आपको सारी समझा चुका हूँ, लेवल्स नोट कर लीजिए। मैंने एक इंपॉर्टेंट लेवल बताया था वो अभी भी कायम है, वो है 18,060 का, 70 का। इसके ऊपर है तो ही बाय का सोचिएगा, इसके नीचे है तो सेल का सोचिएगा। अब इसके बाद अगर ऊपर जाना है निफ्टी को तो अगले लेवल्स होंगे रेजिस्टेंस के 18,114, 148, 178 पे भी बहुत छोटी सी रेजिस्टेंस है और उसके बाद 18,207, 18,240 और 18,337 पॉइंट, यू नो 37 या 40 की बात कर लीजिए। यहाँ पर एक बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। अब अगर मैं बात करूँ 37 से पहले 18,150 भी एक बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। इन दोनों लेवल पे अगर आप कहीं किसी तरह से ये पहुँचे तो ज़रूर अपनी जो भी पोजीशन है उसे बुक कर लीजिएगा क्योंकि यहाँ पर मार्केट टाइम बिताएगी और जब भी आएगी तो वहाँ पर ऑप्शंस के प्रीमियम थोड़ी देर गलेंगे और उसके बाद ही आगे जो भी डायरेक्शन इसको लेनी होगी, रिवर्सल या फर्दर अप मूव, तब देंगे। और इसके अलावा अगले ऊपर के लेवल होंगे 18,385, 414, 466 तक जाता हुआ नज़र आ सकता है निफ्टी ऊपर की तरफ अगर गया तो। हालांकि यहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग एंड स्टिफ रेजिस्टेंस है, इसको अगले हफ्ते पार करेगा ऐसा कहना बहुत मुश्किल है। कहीं से कहीं तक ये सीन नज़र नहीं आ रहा। फर्दर अगर नीचे की बात करें तो 18,027 छोटी सी सपोर्ट है, अगर इसको तोड़ दिया तो साइकोलॉजिकल ज़्यादा है। 18,000 भी एक सपोर्ट मान सकते हैं, उसको तोड़ने के बाद 970 दैट इज 17,970 इज द फाइनल होप। अगर आपके ऑप्टिमिज्म की कोई हद है तो ये यहाँ पे आके रुक जाना चाहिए। हाउएवर इससे भी ज़्यादा अगर आप सोचना चाहें तो उसके बाद अगली सपोर्ट जो है वो 17,903 और उसके बाद 780 अगली फाइनल 2 आशा की किरणें माएँ अगर आप मानना चाहें तो। हालाँकि ये टूट जाएँगी अगर नीचे की तरफ हम चलते हैं, मुझे ऐसा लग रहा है, बट आप यहाँ तक सपोर्ट मान सकते हैं। बट अगर 17,780 को तोड़ दिया तो फिर उसके बाद 707, 17,631, 600, 570, 543 और 244 तक ये डायरेक्ट चलता हुआ जा सकता है। इस तरह का सीन बना हुआ है। मुझे ये
कमज़ोर नज़र आएगा अगर ये इसके नीचे ट्रेड करने लगता है। इन लेवल्स को नोट कर लीजिएगा, ये पूरे वीक के लिए हैं, काम करेंगे, इससे ज़्यादा बाहर जाना नहीं चाहिए निफ्टी को। बैंक निफ्टी में भी अगर इस तरह से देखें तो ऊपर जाता है तो 42,691, उसके बाद 870 और उसके बाद 43,020 से लेकर 43,080-90 का एरिया है जो बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। इसको ये पार करता नज़र नहीं आ रहा है, लेकिन इसके ऊपर असली रेजिस्टेंस है जिसको ये इस हफ्ते पार कर पाएगा। अभी फ़िलहाल ये कहना नामुमकिन जैसा है, किसी तरह से नहीं लग रहा कि ये उसके ऊपर जाएगा। वो लेवल है 43,279। हाउएवर अगर इसने पार कर लिया तो फिर 43,400 और उसके बाद 43,534 और 627 एंड 43,770 एंड 43,970 भी एक अच्छी रेजिस्टेंस का काम करेंगे। उन पे नज़र बनाए रखिएगा अगले पूरे हफ्ते के लिए। और फर्दर अगर नीचे की बात करें तो 42,431 एक अच्छी सपोर्ट है और उसके बाद 42,329, 42,200, 42 और 42,000 उसके बाद इम्पोर्टेंट सपोर्ट्स बनती हैं। हालांकि असली जगह जहाँ से वापस उम्मीद हम रखेंगे बैंक निफ्टी के वापस बाउंस करने की या यहाँ के नीचे हम छोड़ देंगे, वो जगह होगी 41,900 से 860-70 का एरिया। इसको इसे ब्रीच नहीं करना चाहिए, अगर इसको तोड़ दिया तो फिर ये नीचे जा रहा है ये बात ये कंफर्म कर देगा, अगर क्लोजिंग बेसिस पे खास तौर पे इसने इसके नीचे क्लोजिंग दे दी तो। हालांकि इससे अगली सपोर्ट जो होंगी वो 41,736, 648, 515, 427 और उसके बाद 41,141 और 40,875 होंगी। इससे नीचे इसको नहीं जाना चाहिए, यहाँ तक तो मैक्सिमम अगले हफ्ते की रेंज रहनी चाहिए। हाउएवर अगर बैंक निफ्टी टूटने पे आया तो ये बहुत नीचे जा सकता है। वीडियोस देखते रहिएगा, अगर कुछ सीन बना तो उसके बारे में भी ज़रूर बता दूँगा। विद दिस आई कंक्लूड दिस वीडियो। और आपको कई ट्रेनिंग्स के और अच्छे वाले सेटअप्स के मैंने लिंक्स डिस्क्रिप्शन में डाले हैं, ज़रूरत महसूस करें तो ज़रूर देख लीजिएगा। गारंटेड फ़ायदा होगा, मैं आपको इसके बारे में गारंटी दे सकता हूँ। मेरे कुछ स्टूडेंट्स जिन्होंने इससे बहुत अच्छा फ़ायदा उठाया है और उनके समझाने पर मैंने ये डाला है, तो आप भी उसका फ़ायदा उठाना चाहें तो देख सकते हैं। ये अभी फ़िलहाल के लिए एब्सोल्युटली फ्री हैं। एन्जॉय दैट। विद दिस आई कंक्लूड दिस वीडियो। थैंक यू सो मच। स्टे कनेक्टेड। गॉड ब्लेस अस ऑल। अगर अच्छा लग रहा है तो भाई लाइक कर दिया करें, मुझे भी बहुत अच्छा लगता है उसको देखकर, मुझे एक अच्छा बूस्ट मिलता है। थैंक यू सो मच। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।